11 मार्च को स्टॉक मार्केट ओपन होते ही इंडसइंड बैंक का शेयर 15% क्रैश हो गया और मार्केट बंद होने तक 27% तक गिर चुका था। तो एक ही दिन में इतनी बड़ी गिरावट के पीछे क्या रीजन था जिसकी वजह से इंडसइंड बैंक के मार्केट कैप का तकरीबन 1/3 हिस्सा एक ही दिन में वाइप आउट हो गया। वैसे जब भी किसी कंपनी के शेयर में एक ही दिन में इतनी बड़ी गिरावट देखने को मिलती है तो कुछ ना कुछ कंपनी स्पेसिफिक इश्यूज की वजह से ही देखने को मिलती है और इंडसइंड बैंक के केस में भी ऐसा ही था। तो आज हम इस वीडियो में ये समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों इंडसइंड बैंक का शेयर क्रैश हो गया। वैसे ये पूरा इश्यू थोड़ा सा टेक्निकल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपको आसान भाषा में समझा सकूं। तो 10 मार्च को इंडसइंड बैंक के मैनेजमेंट ने स्टॉक एक्सचेंजेस को फाइलिंग के जरिए इन्फॉर्म किया कि उनके बुक्स के इंटरनल रिव्यू में ये पता चला है कि फॉरेन करेंसी डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में कुछ अकाउंटिंग डिस्क्रिपेंसीज मिली है, जिसकी वजह से बैंक के प्रॉफिट पे 2100 करोड़ तक का इम्पैक्ट हो सकता है, जो कंपनी की नेटवर्थ का तकरीबन 2 से 2.5% तक होता है। तो अब अगर हम इस पूरे इशू को डिटेल में समझने की कोशिश करें तो जनरली हर बैंक आमतौर पर अपने फॉरेन करेंसी डिपॉजिट्स और बोरोविंग्स की वैल्यू को एक्सचेंज रेट फ्लक्चुएशन से प्रोटेक्ट करने के लिए फ्यूचर और ऑप्शंस जैसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं, जिसको टेक्निकल टर्म्स में हेजिंग भी बोला जाता है। जब भी बैंक्स फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस जैसे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में हेजिंग के लिए पोजीशन लेते हैं तो उनको मार्क टू मार्केट वैल्यूएशन मेथड का यूज करना पड़ता है। मतलब कि जो भी ट्रेड्स डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में होते हैं उसको एवरीडे मार्केट वैल्यू के हिसाब से ही बुक में रिफ्लेक्ट करना पड़ता है और डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स की वैल्यू में जो भी फ्लक्चुएशंस आते हैं उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिफ्लेक्ट करना पड़ता है और इसी अकाउंटिंग सिस्टम को मार्क टू मार्केट बोलते हैं। जबकि इंडसइंड बैंक के केस में क्या हुआ कि उनके कुछ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स थे जिसमें बैंक ने मार्क टू मार्केट वैल्यूएशन सिस्टम अडॉप्ट करने की जगह स्वैप कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम अडॉप्ट किया था, जिसकी वजह से डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में जो भी मार्केट मूवमेंट्स डेली बेसिस पे आ रही थी उसकी इम्पैक्ट प्रॉफिट एंड लॉस पे होने की बजाय बैंक की एसेट बुक्स पे ही पड़ रही थी। तो इसका सीधा मतलब ये है कि बैंक का प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गलत पिक्चर शो कर रहा था और ये चीज पिछले 7 से 8 साल से चली आ रही थी, जो बैंक के मैनेजमेंट को कुछ महीनों पहले ही पता चली। इसके अलावा इंडसइंड बैंक में लीडरशिप के भी इश्यूज हैं। बैंक के सीएफओ के रेजिग्नेशन के बाद सीईओ ने आरबीआई से 3 साल के लिए टर्म एक्सटेंशन की रिक्वेस्ट की थी, लेकिन आरबीआई ने ये सब इश्यूज की वजह से सिर्फ 1 साल का ही एक्सटेंशन दिया है। तो फ्यूचर में इंडसइंड बैंक में लीडरशिप रोल में कौन होगा वो भी एक बड़ा सवाल है। तो सिर्फ एक अकाउंटिंग एरर की वजह से इंडसइंड बैंक के प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पे 2100 करोड़ का वन टाइम इम्पैक्ट पड़ सकता है और बैंक के मैनेजमेंट ने एक्सटर्नल एजेंसी को भी अपॉइंट किया है इस पूरे इशू की डिटेल में जांच करने के लिए। तो हो सकता है कि टोटल लॉस इससे भी बड़ा हो। जब भी कोई इन्वेस्टर किसी कंपनी के शेयर्स में इन्वेस्ट करता है तो वो कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और कंपनी के मैनेजमेंट की क्रेडिबिलिटी पे ट्रस्ट रख के ही इन्वेस्ट करता है। लेकिन जब भी इस तरह के कॉरपोरेट गवर्नेंस के इश्यू सामने आते हैं तब इन्वेस्टर को भारी लॉसेस का सामना करना पड़ता है और इंडसइंड बैंक के शेयर में भी ऐसा ही हुआ। और जब कंपनी में कॉरपोरेट गवर्नेंस के इश्यूज आते हैं तब इन्वेस्टर्स के कॉन्फिडेंस को रीगेन करने में बहुत टाइम जाता है और मेरे हिसाब से इंडसइंड बैंक की स्टोरी भी सेम ही रहने वाली है। तो अगर आप सोच रहे हो कि शेयर की प्राइस 30% तक गिर गई है तो इन्वेस्ट करने का अच्छा टाइम है, तो आप ट्रैप हो सकते हो। तो अभी आज इस वीडियो में इतना ही। होपफुली आप अब इंडसइंड बैंक में हुए इस पूरे इश्यू को समझ गए होंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव अगले वीडियो में।